निंद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले। निंद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं। गति की तृष्णा बढ़ती जाती जब पांव में पड़ते छाले हैं। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश झा कंपटीशन के इस चैनल में आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, ऐसे तो मैंने अभी एसएससी का शुरू किया है। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, हर एक प्रकार के कंपटीशनों को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। यहां पर कोई भी फी नहीं लिया जाता, बिल्कुल मुफ्त सेवा दी जाती है, तो निश्चित रूप से जरूर ज्वाइन करिए। ऐसे भी जब हम एसएससी का 2 क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास 2 क्लास हो चुका है, जिसमें सबसे पहले हमने एसएससी के बारे में, एसएससी का एनालिसिस किया था। हमने उसमें एसएससी के बारे में बताया था कि एसएससी 3 प्रकार के एग्जामिनेशनों को कंडक्ट कराती है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है और मैट्रिक लेवल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। और इस पर हमने गहराई से बातें की थी, विचार किया था और आपको बताया भी था इसके बारे में। उसके बाद हमने मैथमेटिक्स में आपको बताया, नहीं, मैथमेटिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कितना कितना मार्क्स का आएगा। टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से जाइए, क्योंकि हम आपको एक बात बताना चाहते हैं दोस्तों कि अगर आपको कहीं पे, अगर सोचिए कि आपको अच्छे से बैग पहना दिया जाए, नहीं, अच्छे से सूट बूट पहना दिया जाए और घर से बाहर आप चले जाएं, केवल आपको यह ना बताया जाए कि आपको जाना कहां है, तो आप कहां जाएंगे? कभी दौड़ के पता चला इस चौक गए, कभी दौड़ के उस चौक गए, दिन भर घूमते रहेंगे, लेकिन क्या कोई लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस वजह से अगर आप लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो पहला क्लास एसएससी का जो एनालिसिस करवाया गया है, नहीं, पहला एनालिसिस करवाया गया, उस क्लास से वीडियो को देखिए तो आपको पूरा समझ में आएगा कि आपका लक्ष्य कहां है, लक्ष्य क्या होना चाहिए। पहला क्लास देखिए, फिर दूसरा क्लास देखिए, जिसमें चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स का बताया गया है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा। चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कि किस टॉपिक से कितने नंबर का होगा, किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे तो हमें हर एक टॉपिक पर पूरा ध्यान देना चाहिए, किसी भी टॉपिक पर कम या ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन चूंकि हमने उसमें बताया था कि अलजेब्रा से लगभग 4 से 5 नंबर का होता है, नहीं, तो उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। डेटा इंटरप्रेशन पे, स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पे कम से कम 6 मार्क्स का होता है, उस पर 4 और 6 मार्क्स के बीच में होता है। 1-2 नंबर का फ्लक्चुएशन आते रहता है। पता चला कि 2022 में 4 नंबर का दे दिया, 2023 में 5 दे दिया, 24 में 6 दे दिया, हो सकता है 25 में फिर से 5 दे दे, तो 4 से 6 नंबर का मतलब होते रहता है। तो इस प्रकार का हमने टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया था। और आज निश्चित रूप से क्लास की शुरुआत हो चुकी है बच्चों, और क्लास की शुरुआत हो चुकी है तो इसको बिल्कुल आप मत गवाइए। इस चीज को बिल्कुल गवाना नहीं है आपको, इसको क्या करना है, पूरी तरह से भुनाना है आपको। अच्छे से पढ़िए, लाइन बाय लाइन बिल्कुल शुरुआत कीजिए। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अगर आप पढ़ाई 0 लेवल से हीरो तक जाना चाहते हैं, तो अब यहां से आप शुरू करिए। चलिए आज से पहला क्लास की शुरुआत करते हैं, शुभ करते हैं, नहीं, बिल्कुल शुभ मुहूर्त से हम लोग इस चीज की शुरुआत करते हैं। नहीं, जैसे कहावत है ना कि हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, तो ये एक मंगल बेला है। इस मंगल बेला से हम लोग इस चीज की शुरुआत कर रहे हैं। आइए देखिएगा, नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम बताए थे कि नंबर सिस्टम में 1 से 2 नंबर का आ सकता है, लेकिन इस पे प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक नंबर भी बहुत ज्यादा होता है। अगर एक नंबर से लाखों बच्चे आगे पीछे हो जाते हैं तो एक नंबर को कम करके नहीं आंकना है। तो चलिए आइए देखते हैं नंबर सिस्टम, और इस नंबर सिस्टम पर आज हम लोग बात करते हैं। क्या क्या रहा है नंबर सिस्टम में? नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहा है। नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृत संख्या भी कहते हैं। कहता है कि गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। यह 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है और इन्हें n से प्रकट किया जाता है। क्या कहा बच्चों कि गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं,
गिनती की सभी संख्या, गिनती की जो भी संख्या है, आप 1 ले लीजिए तो भी, और आप 1 लाख ले लीजिए तो भी, और आप 10 करोड़ ले लीजिए तो भी, गिनती की जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। संख महासंख जैसे सुनते आते हैं वैसे ही, और संख महासंख होता भी है, ठीक है। तो यहां पर जितनी भी है, जितना भी संख्या, कोई भी डिजिट आप ले लीजिए, वो सब नेचुरल नंबर होगा। जो 1 से प्रारंभ होकर के और अनंत तक जाएगा वो नेचुरल नंबर कहलाता है। नेचुरल नंबर को हम लोग n से इंडिकेट करते हैं। किस चीज से इंडिकेट करते हैं? n से इंडिकेट करते हैं। इन्हें n से भी इंडिकेट किया जाता है। जैसे यहां पर बताया गया है कि नेचुरल नंबर इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, कि 1 से शुरू होकर के और 1 से शुरू होकर के और अनंत तक जाएगा, और अनंत तक आप जो भी बोलिएगा वो सब कुछ नेचुरल नंबर में ही होगा। तो इस चीज को एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर चलते हैं तुरंत अगले नेचुरल नंबर के बाद हम लोग तुरंत आते हैं होल नंबर की तरफ। चलिए अब पूर्ण संख्या की बारी है। बताए थे कि पूर्ण संख्या में क्या होगा? पूर्ण संख्या को होल नंबर भी बोला जाता है, ठीक है। कहता है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने से प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम बताए थे कि प्राकृतिक संख्या जो होती है वह 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक, इन्फिनिटी तक बोली जाने वाली कोई भी संख्याएं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। लेकिन उसी प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो 0 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, ये सभी क्या होंगे? पूर्ण संख्या कहलाएंगी। तो आपके अंदर एक कंफ्यूजन होगा, उस कंफ्यूजन को हम क्लियर कर देना चाहते हैं। जैसे आपके मन में होगा कि अगर कोई पूछे कि 4 जो है वह कौन सी संख्या है, तो 4 जो होगी वह प्राकृतिक संख्या भी होगी और पूर्ण संख्या भी होगी। क्योंकि अगर यह पूछा जाए कि केवल पूर्ण संख्या कौन है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो हम लोग 0 बोलेंगे। जैसे कि 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है लेकिन वो पूर्ण संख्या तो है, तो बोला जाए कि केवल पूर्ण संख्या कौन होगी, तो हम लोग उसको 0 बोलेंगे। लेकिन अगर कोई भी अंक पूछा जाए, जैसे कि 6785 के बारे में पूछा जाए कि ये प्राकृतिक संख्या होगी या पूर्ण संख्या होगी, तो ये प्राकृतिक संख्या भी होगी और पूर्ण संख्या भी होगी। मतलब इसमें आपको थोड़ा भी नहीं हिचकिचाना है कि केवल 0 ही पूर्ण संख्या होगी, नहीं, 0 से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। पूर्ण संख्याएं क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने से प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, और इन्हें W से प्रकट किया जाता है। जैसे नेचुरल नंबर को किस चीज से बोले थे? n से प्रकट किया जाता है। ऐसे इन्हें किस चीज से प्रकट किया जाता है? प्रकट मतलब इनको किस चीज से इंडिकेट किया जाता है? तो W से इंडिकेट किया जाता है पूर्ण संख्या को। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है W इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब सिंपल सी बात है कि 0 से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। आप सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। वो प्राकृतिक संख्याएं भी होंगी और पूर्ण भी होंगी, लेकिन 0 केवल अभी अगर पूछा जाए तो पूर्ण कहलाएगा। आगे चल के फिर हम लोग पूर्णांक पढ़ेंगे तो फिर इस बारे में बातें करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए एक बार। अब आते हैं पूर्णांक संख्या की तरफ। जैसे पूर्णांक संख्या हम बताए थे कि अभी तुरंत हम लोग नेचुरल नंबर पढ़े, होल नंबर पढ़े, अब हम लोग इंटीजर पढ़ेंगे। इंटीजर्स, अगर पूर्णांक संख्या अगर इसमें s ना लगाया जाए तो इंटीजर नंबर्स बोलेंगे और ऐसे इंटीजर्स बोलेंगे, ठीक है। ऐसे इंग्लिश की क्लास है नहीं, मैथ्स की क्लास है, तो ध्यान दीजिएगा। पूर्णांक संख्याएं जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त किया जाता है तब वे संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें i या z से प्रकट किया जाता है। जैसे कि i इक्वल टू -इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि हम तो जानते हैं कि प्लस को कभी भी, प्लस चिन्ह को कभी भी लिखा नहीं जाता है
इस वजह से यहां पर में प्लस का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन यहां पे माइनस इंफिनिटी देखिएगा, माइनस इंफिनिटी से यहां पर प्लस, ये जो इंफिनिटी है ये प्लस का इंफिनिटी है। मतलब एक बात समझ जाइए, सिंपल सा बात समझ जाइए कि पूर्णांक संख्या मतलब दुनिया की जो भी संख्याएं होंगी वो सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होंगी, चाहे वो निगेटिव में हो, चाहे वो पॉजिटिव में हो, या फिर जीरो हो। मतलब कोई पूछे कि -2,78,625 ये भी पूर्णांक संख्या होगी, जीरो ये भी पूर्णांक संख्या होगी, और कोई बोले कि 11,04,372 ये भी पूर्णांक संख्या होगी। मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होंगी। तो एक बात बताइए मेरे दोस्त कि क्या माइनस इंफिनिटी फाइंड आउट किया जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। माइनस इंफिनिटी मतलब माइनस में अनंत संख्या कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसे ही प्लस में अनंत संख्या कुछ आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? हम बोले कि पॉजिटिव एक अनंत संख्या बताइए, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस अनंत संख्या के बाद भी अगर एक जोड़ दीजिएगा तो एक और संख्या बढ़ जाएगी। मतलब कि ना तो, मतलब सिंपल सी बात है कि अगर प्रश्न में पूर्णांक संख्या के बारे में जिक्र हो तो बताने में कोई दिक्कत नहीं है कि पूर्णांक संख्या एक साइन में कि हर सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं, चाहे वो ऋणात्मक संख्याएं हो या फिर धनात्मक संख्याएं हो या फिर जीरो हो। ऐसे पूर्णांक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, नहीं, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब जो माइनस चिन्ह वाला जितना भी है, जैसे जीरो से पहले, जैसे -78, -76, -75, -74 डॉट 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 -3, -2, -1 तक, ये सभी जो हो गए वो ऋणात्मक पूर्णांक हो गई। और जीरो जो हो गया ये न्यूट्रल पूर्णांक बोला जाता है, ये न्यूट्रल पूर्णांक बोला जाता है, न्यूट्रल इंटीजर इसको बोला जाता है। और उसके बाद 1 2 3 4 5, जीरो के बाद जो 1 2 3 4 5 होगा वो सब क्या हो जाएगा, वो सभी जो होगा वो धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो पूर्णांक संख्याएं हैं, देख लीजिए यहां पर एक बार अच्छे से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, आप चाहें तो इसको ऋणात्मक पूर्णांक को क्या कर सकते हैं कि z माइनस या फिर i माइनस द्वारा भी इसको इंडिकेट कर सकते हैं, और जो धनात्मक पूर्णांक होगा उसको z प्लस या फिर i प्लस द्वारा भी इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखिएगा i दिया गया है, यहां पर आप i की जगह z का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि i या z दोनों तरफ से पूर्णांक संख्या को प्रकट किया जा सकता है। तो मतलब क्लियर हो गया कि पूर्णांक संख्या मतलब निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, निगेटिव अनंत निगेटिव संख्याओं से लेकर के अनंत पॉजिटिव संख्याओं के बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी सभी क्या होंगी, सभी पूर्णांक संख्याएं होंगी। तो जीरो से पहले तक जितनी भी निगेटिव संख्या है वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे, और जीरो को हम लोग न्यूट्रल पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इंटीजर्स जीरो को बोलते हैं। और जीरो के बाद जो पॉजिटिव एक होगा, एक से लेकर के फिर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं फिर से हम लोग सम संख्या विषम संख्या की तरफ। अब हम लोग आ गए सम संख्या की तरफ। देखिएगा कि ये जो सम संख्या है जिसको हम लोग इवन नंबर्स भी बोलते हैं, सम संख्या को क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स भी बोलते हैं। इवन नंबर्स में क्या कह रहा है कि वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। जैसे कि देखिए इवन नंबर को, प्राकृत संख्या को, सम संख्या को हम लोग ई से भी इंडिकेट करते हैं। तो ई बराबर क्या हुआ? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट 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 अप टू इंफिनिटी है। चलिए, लेकिन एक फतेह की बात आपको हम बता रहे हैं। फतेह की बात मतलब कि इसमें जो हम बता दिए कि जो भी प्राकृत संख्या है, ठीक है, अगर वो 2 से विभाजित होता है तो क्या होगा? वो जो है सम संख्या कहलाएगा। लेकिन आप एक लाइन में याद रखिएगा, ये पॉइंट और मार्केबल बात बता रहे हैं, और इस बात को कि किसी भी संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 लगा रहे। अब आपको डिवाइड करके नहीं देखना है इतना, बस आपको एक चीज देखना है कि कोई भी कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो,
उसके अंत में 0 या फिर 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8 हो तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्या कहलाएंगी। जैसे कितना भी बड़ा अंक ले लीजिए, बार ले लीजिए। देखिए जैसे कि यहाँ पर हम आपको समझाते हैं, जैसे समझिए कि एक अंक लेते थे हम लोग 8 9 5 6 3 2 1। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख मतलब 89,56,321 है। तो इस संख्या के अंदर में अंत में इतनी बड़ी संख्या है। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि सम है कि विषम है, तो आपको करना क्या है कि देखिएगा कि इस संख्या के अंत में अगर 0 हो तो सम हो जाएगा, 0 ना हो तो 2 हो तो सम हो जाएगा, 2 भी ना हो केवल 4 हो तो भी सम हो जाएगा, 4 ना हो केवल 6 हो तो भी सम हो जाएगा, 6 ना हो के अगर केवल 8 हो तो भी क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। मतलब सिंपल सा एक फंडा अपनाइए कि किसी भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहे तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। इन सारी बातों को इसको एकदम से ब्रेन में इसका कंसेप्ट बना करके रख लीजिए। और चलते हैं हम लोग अब विषम संख्या की तरफ। अब हम लोग विषम संख्या के बारे में बात करते हैं। देखिएगा विषम संख्या किसको बोलते हैं? विषम संख्या को ऑड नंबर्स भी बोलते हैं। सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ऑड नंबर 1 3 5 7 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। चलिए अभी तुरंत जैसे हम लोग देखे थे सम संख्या के बारे में, तो सम संख्या के बारे में हम आपको बताए थे कि अगर कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसके अंत में 0 2 4 6 8 हो तो सम संख्याएं कहलाएंगी। सेम ऐसे ही, ऐसे तो यहाँ पे दिया हुआ है तो बिल्कुल सही है कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो वो विषम संख्याएं कहलाएंगी। लेकिन एक ट्रिक समझ लीजिए कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 ना रहे, अगर 0 2 4 6 8 है तो सम संख्या, और अगर 0 2 4 6 8 नहीं है तो विषम संख्या कहलाएंगी। बस इस ट्रिक को दिमाग में रखिएगा कि जिसमें क्या है 0 2 4 6 8 है, जिस संख्या के अंत में वो सम संख्या है, और जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 नहीं है वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अभाज्य संख्या के बारे में देखते हैं। दोस्तों अभाज्य संख्या को ही रूट संख्या भी कहते हैं। ये जो अभाज्य संख्या है इसी संख्या को ही रूट संख्या भी बोला जाता है। अभाज्य संख्या को रूट संख्याएं भी बोला जाता है। तो आप कंफ्यूज मत करिएगा, कहीं पर अगर अभाज्य संख्याओं का जिक्र हो या फिर रूट संख्याओं का जिक्र हो तो दोनों एक ही बात है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या क्या रहा है कि वे संख्याएं जो एक अथवा अपने आप से छोड़कर बाकी किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। समझिए कंसेप्ट को कि वे संख्याएं जो या तो केवल एक से विभाजित होगी या फिर अपने आप से विभाजित होगी। तो अगर एक से विभाजित होती है या फिर अपने आप से विभाजित होती है वैसी संख्या को ही रूढ़ संख्या या फिर अभाज्य संख्या बोला जाता है। देखिए यहां पर भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही उपयोगी है कि एक से बड़ी वे संख्या है जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या या फिर इसी को प्राइम नंबर्स करते हैं। जैसे एग्जांपल में 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब आपके अंदर में कंफ्यूजन होगा कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो किसको बोलेंगे। तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा और वह एक सम संख्या है, और वह भी सम संख्याओं मतलब अभाज्य संख्या में जो सबसे छोटी संख्या है वह 2 है और वह सम है, और सम संख्या में केवल 1 2 ही ऐसी है जो कि अभाज्य संख्या है। इस बात को समझिएगा कि सम संख्या में केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी विषम संख्याएं हैं। बट लेकिन दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, ऐसी बात नहीं है।
सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि अभाज्य संख्या का मतलब है कि वह केवल अपने आप से ही, अपने आप या फिर एक से विभाजित होगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जो अपने आप के अलावा उसका एक और गुणनखंड होता है। जैसे 9 को ले लीजिए, जैसे 9 विषम संख्या है तो 1 से भी विभाजित हो रहा है 9, और 9 से भी विभाजित हो रहा है, उसके अलावा 3 से भी विभाजित हो जा रहा है। तो इसका मतलब यह समझना है कि सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं जो एक से अथवा केवल अपने आप से विभाजित होती हैं, वही संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग चलते हैं अगले भाज्य संख्या की तरफ। अभाज्य संख्या में आपको ध्यान देना है, जैसे कि 11 हो गया, 13 हो गया, 2 हो गया, छोटा से ले लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ऐसे हम लोग अनंत तक चले जाएंगे और अभाज्य संख्याओं का लिस्ट बढ़ता चला जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं हम लोग भाज्य संख्याओं की तरफ। चलिए भाज्य संख्या को देखते हैं। अभाज्य संख्या हम लोग देख लिए। अभाज्य संख्या में हम लोग क्या देखे थे कि अभाज्य संख्या अब एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती थी। लेकिन ये जो भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या जिसको हम लोग यौगिक संख्या भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स बोला जाता है। इसमें कहते हैं कि वो संख्या है जिनके दो से अधिक फैक्टर्स हो। फैक्टर्स मतलब गुणनखंड हो। भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या कहलाती है, जैसे 4, 6, 8, 9, 10 इत्यादि। अब इसको समझिएगा कि कहने का मतलब ये हो गया कि वो संख्या, सिंपल सरल शब्दों में समझ लीजिए, ये तो परिभाषा हो गया। आपको समझना है कि वो संख्या जो अपने आप के एक और अपने आप के अलावा किसी एक और संख्या से विभाजित हो जाए, बस वही संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जैसे अभाज्य में क्या था कि वह एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती थी, वो अभाज्य कहलाई। और भाज्य वो संख्या जो एक अपने आप के अलावा किसी एक और अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, बस भाज्य संख्या कहलाए। जैसे समझिए इस बातों को, जैसे 4, 6, 8, 9, 10 बताया, जैसे 4 समझिए, 4 है यहां पर, देख लीजिएगा। तो 4 1 से भी विभाजित हो रहा है, 4 टाइम्स में 1 से भी विभाजित हो जा रहा है। अच्छा, 4 जो है वो स्वयं 4 से भी एक बार में विभाजित हो जा रहा है। इसके अलावा ये जो 4 है, ये 4 2 से भी विभाजित हो जा रहा है, 2 दूनी 4। आप समझ रहे हैं क्या? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 4 है, देखिएगा, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 4 है, ये 4 1 से भी विभाजित हो जा रहा है, स्वयं से 4 से भी विभाजित हो रहा है। इस दोनों के अलावे वह 2 से भी विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब कि एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से जो विभाजित हो जाए, वह क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है, यौगिक संख्या कहलाता है, जिसको हम लोग कंपोजिट नंबर्स भी बोलते हैं। चलिए चलते हैं अगले की तरफ। देखिएगा, ये जो सहभाज्य संख्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे तो इसमें सहअभाज्य संख्या, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये जो सहअभाज्य संख्या है, जिसको हम लोग को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या, ये कह रहा है, जैसे हम लोग विभाज्यता का जब नियम पढ़ेंगे, इसके बाद, जैसे ये तो थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे और उस विभाज्यता के नियम से ही आपको सहअभाज्य संख्याओं की महत्ता पता चल जाएगी। कि हम लोग इसको ध्यान से समझते हैं कि ये जो सहअभाज्य संख्याएं हैं, जिसको हम लोग को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, कहता है वो संख्याएं जिसकी महत्तम समापवर्तक, मतलब वो संख्या, मतलब 2 संख्या होगी या फिर 2 से अधिक संख्या हो, जिसका महत्तम समापवर्तक मतलब HCF जो होगा वो 1 होगा, जिसका महत्तम समापवर्तक HCF 1 हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 5 7 है, 7 है, 8 है, 13 है इत्यादि। इस प्रकार की संख्या जो है क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या कहलाती है। आइए पहले समझ लेते हैं इसको। जैसे कह रहा है कि 2 संख्या होनी चाहिए,
जैसे यहां पर एक 5 है, एक 7 है, या 2 से अधिक भी संख्या हो सकती है, 7, 8, 13, या फिर इससे ज्यादा भी संख्या हो सकती है, 7, 8, 13। इसके अलावा एक दो और संख्याएं हो सकती है। कह रहे कि इन सभी संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक होगा वो 1 होगा, तो सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, को प्राइम नंबर्स कहलाएगा। जैसे देखिएगा कि यहां पर 5 और 7 है, तो 5 और 7 का हम लोग क्या करते हैं कि HCF लेते हैं। तो देखिए ये 5 है और ये 7 है, हम लोग क्या कर लिए, इसका HCF लेने लगे, महत्तम समापवर्तक लेने लगे। देखिए 5 इकाई, 5 एकम कितना हो गया, 5 हो गया। फिर नीचे देखिएगा ये 2 है, 2 आ गया। फिर यहां पर 5 आ गया, 5 आ गया, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। फिर यहां पर 1 आ गया, दिख रहा होगा, और फिर 1 के बगल में क्या आ गया, 2 आ गया। मतलब 1 दूनी 2, मतलब ये जो कटा वो देखिएगा 1 से ही कट गया। मतलब इसका महत्तम समापवर्तक जो हो गया वो कितना हो गया, महत्तम समापवर्तक 1 हो गया। ठीक इसी प्रकार इसको आप देख सकते हैं आसानी से कि ये जो, अगर इसको थोड़ा ऊपर कर दें तो आपको और आसानी से दिख जाएगा। जैसे थोड़ा और ऊपर करते हैं तो देखिएगा आसानी से, यहां पर करते हैं कि जैसे 5 था, देखिएगा दिख रहा होगा आपको, और 5 था और 7 था, तो हम लोग क्या किए, 5 एकम 5 किए। यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया था, फिर 5 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया, मतलब 1 आ गया। अब देखिएगा ये 1 है और यहाँ पर 2 आ गया, मतलब 1 दूना 2 से कटा, मतलब इसका HCF कितना हो गया, 1 हो गया। HCF 1 हो गया। तो ये जो 5 और 7 है ये क्या कहलाया, सह अभाज्य संख्या कहलाया। सेम ऐसे ही 7, 8, 13 का भी चाहे तो आप देख सकते हैं। आइए हम समझाते हैं, क्योंकि ऐसे थ्योरी लिख करके तो भागना बहुत आसान है, लेकिन इसको समझाना कि आपके ब्रेन में कंसेप्ट बन जाए कि वाकई में सह अभाज्य संख्या क्या होती है। तो आइए इसको थोड़ा सा समझ भी लेते हैं कि ये जो सह अभाज्य संख्याएं हैं इसको यहां पर समझते हैं। आइए 5, 7 को तो समझ गए, अब 7, 8, 13 को कैसे देखेंगे, तो ये भी देख लीजिए। जैसे यहां पर में 7 है, अब 7 से यहां पर 8 है, तो 7 एकम 7 हो गया। देखिएगा 1 आ गया, अब यहां पे 7 है तो 1 सते 7, मतलब देखिएगा कि यहां पर इसका HCF क्या हो गया, 1 हो गया। अब इस 1 से अगर हम 13 का, यहाँ 1 और 13 में HCF निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है कि ये जो है यह 1 ही आएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि 5, 7 का भी जो HCF आया वो क्या आया, 1 आया, और 7, 8, 13 इसका भी HCF क्या आया, 1 ही आया। तो दोस्तों इस बात को समझिएगा कि अगर 2 संख्याएं हो या फिर 2 से अधिक संख्याएं हो, इन संख्याओं का अगर महत्तम समापवर्तक 1 आता है तो वो संख्या क्या कहलाएगी, सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। हमें भरोसा है कि आप इसको निश्चित रूप से समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं आगे की ओर, बढ़ते हैं हम लोग। अब ये काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अभी जो ये परिमेय संख्याएं हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है, इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। देखिएगा अभी तक जैसे हम लोग जितनी भी चीजें पढ़े हैं, ठीक है, वो सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बेसिक हैं, और निश्चित रूप से आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। आइए देखते हैं परिमेय संख्या के बारे में। देखिए क्या कह रहा है परिमेय संख्या, जिसको हम लोग रेशनल नंबर्स भी बोलते हैं। कह रहे हैं कि वो संख्याएं जो p/q के रूप में हो, जहां p और q पूर्णांक हो एवं दोनों का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड से तात्पर्य है कॉमन फैक्टर। उभयनिष्ठ गुणनखंड जिसको बोलते हैं, इसका मतलब है कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, p/q के रूप में होना चाहिए। चलिए इसको सरल तरीके से समझते हैं कि आखिर ये जो बोल रहा है कि परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर आखिर है क्या। तो समझिए कि कोई भी इंटीजर्स जो p/q के रूप में हो, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक संख्या, कोई भी पूर्णांक संख्या जो p/q के रूप में हो, लेकिन दोनों का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर्स मतलब एक चीज समझ लीजिए कि जैसे एग्जांपल, एक बात समझ लीजिए कि जैसे यहां पर हम बता रहे हैं कि ये 9 हो गया और ये नीचे 15 हो गया। आप देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे हैं, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते यहां पे बताते हैं कि जैसे समझिए ये 9 हो गया और ये 15 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि क्या 9/15 ये क्या p/q के रूप में तो है ही, लेकिन चूंकि p/q के रूप में है, लेकिन क्या देखिएगा ये 3 गुने 3 हो गया और 3 गुने 5 हो गया, मतलब इसका दोनों का एक कॉमन फैक्टर्स हो गया।
हो गया ना कॉमन फैक्टर्स। मतलब 3/5 जो होगा, जो 3/5 होगा वो तो क्या होगा, वो p बाई क्यू के रूप में है। मतलब वो जो होगा वो रेशनल नंबर होगा, लेकिन 9/15 वो रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 3 है ना, 3 3 9 3 5 15, मतलब दोनों 3 से कट रहा है। हाँ, अब इन दोनों को अगर काट दें 3 3 9 3 5 15, तो जो 3/5 है, ये 3/5 ये रेशनल नंबर निश्चित रूप से होगा। यही चीज ये कहना चाह रहा है कि जैसे यहां पर देख लीजिए 3/5 है तो ये रेशनल नंबर है, लेकिन इसी की जगह अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों को और 9/15 कर दे तो वो नहीं होगा, क्योंकि दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस वजह से देखिएगा 3/5, 1/2, 5/1 ये सभी क्या है, रेशनल नंबर है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से इसको हम समझते हैं कि रेशनल नंबर मतलब जिसको परिमेय संख्या बोलते हैं, सिंपल सी बात है, p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और ऐसा हो कि उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, मतलब कि हम उसको फिर ऊपर नीचे काट ना सकें। समझ रहे हैं बात? जैसे कि 9/15 हो गया तो इसको काट सकते हैं ना, 3 3 9 3 5 15, तो काट देंगे तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर उसको हम काट नहीं सकते, मतलब कि अगर 3/5 हो जाएगा तो 3/5 में इसका कोई भी, दोनों का मतलब 3 का भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और 5 का भी नहीं है, 1 की तो कोई बात ही नहीं उठती है। तो 1 के अलावा और दोनों के स्वयं के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब 3/5 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगी। तो आपको शायद इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर इस लेक्चर में परिमेय संख्या को समझने में दिक्कत हुई हो तो हमें निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से बताइए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम लोग परिमेय संख्या के बाद देखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। ये जो अपरिमेय संख्या है ये काफी, जैसे परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, तो परिमेय संख्या तो हम लोग देख लिए कि जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता था, परिमेय संख्या कहलाया था, हम लोग अभी समझे थे। और परिमेय संख्या में क्या हुआ था कि p बाई क्यू ना तो ऊपर और ना ही नीचे, दोनों में किसी से भी, दोनों का एक भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए था, वो परिमेय संख्या कहलाया था। लेकिन अपरिमेय संख्या में क्या होगा, देखिए क्या कहता है अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग इरेशनल नंबर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर भी कहते हैं। कह रहा है कि वे सभी संख्याएं जिसे p बाई क्यू के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता है, मतलब कि जो अपरिमेय संख्याएं हैं इसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, पहली बात। दूसरा क्या कह रहा है कि ऐसी संख्याएं प्रायः पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, जो अपरिमेय संख्या होती है प्रायः पूर्ण वर्ग नहीं होती है, और इसका दशमलव रूप अशांत और अनावर्त होता है। और इसका जब भी दशमलव रूप निकाला जाएगा, मतलब पॉइंट तक निकाला जाएगा, तो अशांत और अनावर्त होगा। जैसे एग्जांपल में देखिए क्या कर रहा है, √2 है, √5 है, पाई है, ये सब जो है ये सब क्या है, सब अपरिमेय संख्याएं हैं। अब चलिए हम इसको सरल तरीके से आपको समझाते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है। वैसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या प्रायः क्या होता है कि वो अपरिमेय संख्या जो होता है वो उसका जब भी हम लोग दशमलव निकालते हैं तो वो अशांत और अनावर्त होता है। अशांत और अनावर्त का मतलब क्या होता है कि अशांत और अनावर्त का मतलब होता है, अशांत का मतलब पहले समझ लीजिए कि उसका जब हम डिवाइड उसको करते जाएंगे तो वो निकलते जाएगा, कहीं पर आकर के उसका अंत नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? जैसे कि √2 है, जैसे यहां पर एग्जांपल में लिखे हैं √2 है, तो √2 का वैल्यू क्या होता है 1.41421356 मतलब ऐसे निकलते चला जाएगा, मतलब कि उसका अंत नहीं होगा, मतलब कहीं पर जाकर के वो पूर्णतया विभाजित हो जाए ऐसा होगा नहीं, वो अशांत रहेगा। ठीक है, मतलब चलते चला जाएगा, वो पूरा कभी भी विभाजित नहीं होगा। ऐसे करते करते निकालते चले जाइए, पता चला कि इन्फिनिटी तक चला जाएगा लेकिन पूरा वो नहीं निकलेगा, मतलब अशांत हो गया। और अनावर्त, अनावर्त का मतलब क्या होता है नॉन रेकरिंग। अनावर्त का मतलब क्या हो गया नॉन रेकरिंग। जैसे रेकरिंग मतलब क्या होता है कि एक समय सीमा के बाद एक संख्या के, एक सुनिश्चित संख्या के बाद वो पुनः दोहरा देता है। जैसे कि सपोज कि 1.2845, फिर आगे चल के 2845, फिर आगे चल के 2845, तो ये हो गया रेकरिंग।
ठीक है, लेकिन नहीं, ये नन रेकरिंग होता है। क्या होता है? अनावर्त होता है, नन रेकरिंग होता है। ये मतलब कहीं पर दोहराएगा नहीं, आगे बढ़ता चला जाएगा, अलग अलग संख्या आता चला जाएगा, रेकरिंग नहीं होगा। तो समझ लीजिए कि ये जो अपरिमेय संख्या है इसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। देख लीजिए, इसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। प्रायः अक्सर देखा गया है कि ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। और उसके बाद भी क्या होता है कि अगर ये जो होता है ये अशांत और अनावर्त होता है। अशांत अभी तुरंत समझाए थे कि ये किसी भी पॉइंट पर जाकर के पूर्णतया विभक्त नहीं होगा। और अनावर्त मतलब नन रेकरिंग, मतलब कि जैसे पॉइंट के 4, 5, 6, 10 अंकों के बाद ही अगर पुनः वो दोहरा ले, रेकरिंग कर ले, तो उसको रेकरिंग मानते हैं। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होगा, ये नन रेकरिंग है, तो अशांत और अनावर्त होता है। तो इस प्रकार से ये काफी महत्वपूर्ण था परिमेय और अपरिमेय संख्या को समझना। आप शायद समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और अपरिमेय संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसमें केवल एक चीजें हैं कि ऊपर नीचे दोनों में से p का या q का दोनों में से किसी का भी एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जबकि अपरिमेय संख्या में सिंपल सी है कि इसको p बाई क्यू के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता है। और प्रायः देखा गया है कि यह एक पूर्ण वर्ग नहीं होता है, मतलब कि रूट में आएगा, जैसे √2, √5 ये सब आ जाएगा। और इसका जो वैल्यू आएगा, जैसे √2 का वैल्यू निकालिएगा तो अशांत आएगा और अनावर्त आएगा। अशांत मतलब कभी भी ये समाप्त नहीं होगा, और अनावर्त मतलब रेकरिंग नहीं होगा, मतलब दोबारा से एक ही चीज रिपीट कर देगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये अपरिमेय संख्या कहलाया। तो चलिए देखते हैं आगे, हम लोग फिर से वास्तविक संख्या पर आते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और निश्चित रूप से इसका एक नोट्स बनाइए, और ये आपको काफी फायदेमंद आपके लिए होगा और काफी फायदा पहुंचेगा। आप जरूर मेरे नाम का जयकारा लगाएंगे। तो आइए देखिए, ऐसे जयकारा लगाने की जरूरत नहीं है, बस मैं तो यूं ही बोल दिया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और चलते हैं वास्तविक संख्या पर। देखिएगा, अब कह रहा है वास्तविक संख्या है। इसमें कह रहा है वास्तविक संख्याओं में कि सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि हम लोग जब पूर्णांक पढ़े थे तो पूर्णांक में क्या पढ़े थे हम लोग कि पूर्णांक में जो नेचुरल नंबर था, जो होल नंबर था, मतलब जितना भी निगेटिव और पॉजिटिव सभी क्या था, इंटीजर हो गया था। और यहां तक कि जीरो जो बीच में आता है उसको भी हम लोग न्यूट्रल इंटीजर्स में डाल दिए थे। ठीक है ना, न्यूट्रल इंटीजर्स मतलब उदासीन पूर्णांक में उसको डाले थे। वैसे ही वास्तविक संख्याएं, इसका तात्पर्य यह होता है कि जितनी भी परिमेय संख्या है या फिर जितनी भी अपरिमेय संख्या है, सभी संख्याएं मतलब परिमेय संख्या एवं अपरिमेय सभी संख्याएं जो है वो क्या कहलाएंगी, वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी, जो परिमेय भी है और जो अपरिमेय भी है। जैसे देखिएगा यहाँ पर √5 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 3/2 यह एक परिमेय संख्या है, p बाई क्यू के रूप में है। √10 फिर एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग है नहीं, और 1/2 फिर ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो वास्तविक संख्या जो भी है, परिमेय और अपरिमेय संख्या है, सभी वास्तविक संख्याएं ही कहलाती हैं। और इसका ये जो होता है इसका वर्ग सदैव धनात्मक होता है। इसका वर्ग जब भी होगा तो पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव नहीं होगा। जैसे कि आपके कहने का मतलब ये होगा कि -4/2 क्या परिमेय संख्या नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन -4/2 का अगर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब उसका वर्ग सदैव क्या होगा, धनात्मक ही होगा। तो इसको एक लाइन में समझ लीजिए कि वास्तविक संख्या मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। जैसे √5 ये अपरिमेय संख्या था, ये भी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। और 1/2 ये परिमेय संख्या था जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते थे, ये संख्याएं भी क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। और इनका जो वर्ग होगा, वास्तविक संख्याओं का जो वर्ग होगा वो सदैव हमेशा क्या होगा, वो हमेशा धनात्मक ही होगा। अब चलिए अवास्तविक संख्या देख लेते हैं, और अवास्तविक संख्या के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब देखिएगा, वास्तविक के बाद ये अवास्तविक संख्याएं हैं। इस अवास्तविक संख्या को काल्पनिक संख्या भी कहते हैं और इसी को इमेजिनरी नंबर्स भी बोलते हैं। क्या कह रहा है कि वे संख्याएं जिसकी मात्र कल्पना की जा सकती हैं अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे √10⁻9, √10⁻15 इत्यादि। और नोट में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी भी ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। अब ध्यान से समझिएगा कि वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं में अंतर। हम क्या बताए थे, वास्तविक संख्या क्या थी कि परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या दोनों प्रकार की संख्याओं को हम लोग क्या बोले थे, वास्तविक संख्या बोले थे। लेकिन अवास्तविक संख्या का मतलब ये हो गया कि वास्तव में वैसी संख्या की केवल कल्पना ही की जा सकती है, वास्तव में वैसी संख्या होना संभव नहीं है। केवल कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसी संख्या होती ही नहीं है। जैसे √10⁻3, √10⁻9, √10⁻15, आखिर ये सब संख्याएं हो ही नहीं सकती, ये सब अवास्तविक संख्याएं हैं। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि माइनस में मतलब ऋणात्मक में किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाला ही नहीं जा सकता। जैसे √10⁻9 है तो इसका वर्गमूल कैसे निकालिएगा? देखिए यहां पर मैं अगर ये इस जगह पर मैं समझिए इस बात को कि अगर √10⁻9 है तो इस संख्या का वर्गमूल आप कैसे फाइंड आउट करिएगा? √10⁻9 इसका वर्गमूल कैसे? सीधे 9 रहता तो 3 निकाल लेते, ±3 निकल जाता। अगर सीधे √10⁻9 रहता तो ±3 ऐसा कर सकते थे, लेकिन √10⁻9 हो तो इसका मतलब ये कोई संख्या ही नहीं है, तो इस वजह से इसका जो है वर्गमूल निकाला ही नहीं, मतलब किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकालना संभव ही नहीं है। अतः इस प्रकार की संख्या को, जैसे √10⁻9 हो गया, √10⁻15 हो गया, इस प्रकार की संख्या को क्या बोलते हैं? अवास्तविक संख्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। तो हम लोग देख लिए कि अभी वास्तविक संख्या अवास्तविक संख्या को भी देखे। अब चल देखते हैं अगला क्या कहता है, और आइए लास्ट में देख लेते हैं ये मिश्रित संख्या है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग सब कुछ नेचुरल नंबर से शुरुआत करते हुए और यहां तक आ गए हैं, तो इस प्रकार की श्रेणी में ये जो मिश्रित संख्याएं हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग Z से इंडिकेट करते हैं, Z = A + IB। यहाँ पर I जो होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है। इस तरह की संख्या मिश्रित संख्याएं कहलाती हैं जो इस फॉर्म में होती है, Z = A + IB के फॉर्म में होती है। जैसे कि एक प्रकार से समझ लीजिए ना कि अगर कोई संख्याएं दी गई हो, ठीक है ना, लेकिन अगर वहां पर मैं अगर उस संख्याओं में जैसे कि अगर कोई संख्या है जैसे कि 4+ देख लीजिएगा, जैसे यहां पर मैं 4+ IB, इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं, इस प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती हैं? मिश्रित संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना, जैसे कि या फिर 4+B को माने कि 4+5i कर दीजिए, 4+5i कर दीजिए, तो इस प्रकार की संख्याएं जो होती है वो मिश्रित संख्याएं कहलाती हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, नंबर सिस्टम के सीरीज में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते देखिएगा कि जहां पर हम लोग नेचुरल नंबर से होते होते कॉम्प्लेक्स नंबर तक देख लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम लोग देख करके समझ लिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर Z = A + IB होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब मिश्रित संख्या उसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें वो जो होता है वो वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या दोनों का मेल होता है। जैसे उसमें Z = A + IB, जिसमें कि क्या होता है 4 + 5 × I, तो वहां पर जो होता है वो इमेजिनरी नंबर, मतलब जैसे √10⁻1 हो गया, √10⁻3 हो गया, तो इमेजिनरी नंबर और वहां पर में जो रियल नंबर है वो दोनों का मेल होता है, संगम होता है, इसलिए उसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। और आगे चल के जैसे ही क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो फिर और उसकी बारीकी के साथ आपको समझाएंगे। ऐसे अब चलिए हम लोग आते हैं धीरे धीरे क्रमशः बढ़ते हुए, अब हम लोग अगले पायदान की तरफ चलते हैं। और अब हम लोग आते हैं, चूंकि नंबर सिस्टम में भाज्य जो भाज्य है, भाजक है, भागफल है, शेष है,
उन सारी चीजों के बारे में देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, भाज्य। भाज्य को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, यह वह संख्या है जिसमें किसी संख्या से भाग दिया जाता है। जो भाज्य होता है ना, उसमें किसी संख्या से भाग दिया जाता है, वो क्या हो जाता है, वो भाज्य कहलाता है। भाजक क्या है, यह वह संख्या है जिसमें किसी संख्या से भाग दिया जाता है। ठीक नहीं, एक मिनट, जैसे कि भाज्य और भाजक के बारे में एक चीज देखिएगा। जैसे हम लोग देखिए, भाजक में यह वह संख्या जिससे किसी संख्या में भाग दिया जाता है, मतलब जिस संख्या में भाग दिया जाता है उस संख्या को भाज्य कहते हैं, और जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं, और जो निकल करके फाइनली आता है उसको भागफल कहते हैं। भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो संख्या उत्तर के रूप में प्राप्त होती है उसे भागफल कहते हैं, और भाग देने के पश्चात जो नहीं कटता है और बच जाता है उसको क्या कहते हैं, शेष कहते हैं। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स बनाइए। इसमें बोला भाज्य में कि यह वह संख्या है जिसमें किसी संख्या से भाग दिया जाता है। भाजक के बारे में बोला कि यह वह संख्या है जिससे किसी संख्या में भाग दिया जाता है। भागफल बोला, भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो संख्या उत्तर के रूप में प्राप्त होती है उसे भागफल कहते हैं। और शेष है, भाज्य में भाजक से भाग देने पर अंत में जो संख्या बच जाती है शेष कहलाता है। आइए इसको एक सरल शब्दों से समझ लें। भाज्य क्या हो गया, भाज्य, भाजक, भागफल और शेष क्या हो गया। भाज्य जिसमें भाग लगाया जाता है, जिसमें भाग लगाया जाता है वो भाज्य कहलाया। भाजक जिसके द्वारा भाग लगाया जाता है वो भाजक कहलाया। भागफल कि भाग देने के पश्चात जो उसका फल प्राप्त होता है वो भागफल कहलाता है। और शेष जब भाग लगाने के पश्चात अब एक ऐसी संख्या अंत में बच जाती है जो कट नहीं पाता है। क्यों नहीं कट पाता है, क्योंकि वो ये जो भाजक है उस भाजक से छोटा होता है और इस वजह से वो कट नहीं पाता है। तो कट नहीं पाने के कारण वो शेष बच जाता है। तो उसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से इस प्रकार समझेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसको समझाते हैं। चलिए देखिएगा कि भाज्य किसको बोलते हैं। देखिए ये वाला जो हो गया भाज्य हो गया, ये क्या हो गया, भाज्य हो गया, भाज्य हो गया। ये क्या हो गया, ऐसे भाग, जैसे भाग लगाते हैं तो ऐसे लगाते हैं ना, तो ये भाज्य हो गया। ये क्या हो गया, भाजक हो गया। ये देखिएगा क्या हो गया, भाजक हो गया। ये क्या हो गया, भागफल हो गया। ये क्या हो गया, भागफल हो गया। और नीचे जो यहां पर कट के बच जाता है वो क्या हो गया, शेष हो गया, शेष हो गया। तो समझिएगा ये वाला भाज्य हो गया, जिसमें भाग लगाया जाता है वो भाज्य हो गया, जिससे भाग लगाया जाता है वो भाजक हो गया, जिसमें, और जब ये दोनों को भाजक से भाज्य में जब भाग लगाते हैं तो जो प्राप्त होता है उसको भागफल कहते हैं, और अंत में जो कटता नहीं है बच जाता है उसको क्या कहते हैं, शेष कहते हैं। तो इससे एक बेहतरीन फॉर्मूला निकल करके आ गया कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। क्या निकल करके आ गया कि भाज्य बराबर, यहां पर इस चीज को लिखिएगा, इग्नोर नहीं करिएगा, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, और जोड़ में शेष हो जाएगा, शेष फल। समझिएगा, वो तो हम वैसे वहां पर डिफिनेशन लिखा दिया आपको कि भाज्य किसको बोलते हैं, भाजक किसको बोलते हैं, भागफल किसको बोलते हैं, शेष किसको, और अभी समझा भी दिए कि भाज्य जो होता है जिसमें भाग लगाया जाता है वो भाज्य कहलाता है, जिससे भाग लगाया जाता है वो भाजक कहलाता है, और भाग लगाने के पश्चात जो प्राप्त होता है वो भागफल कहलाता है, और अंत में जो जो नहीं कट पाता बच जाता है वो क्या कहलाता है, शेष कहलाता है, शेष फल कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है। तो इस प्रकार से एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला बन के निकल जाता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। क्या निकल गया, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। देखिएगा और इसको समझिएगा फिर से, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। क्या निकल के आ गया, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो दोस्तों हमें आशा है कि आज का जो ये चैप्टर है आपके लिए एकदम से बेहतरीन आपको लगा होगा, आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है।
अगर आप इसको गहराई से पढ़ते हैं और गहराई से समझते हैं तो आपके लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। सीखने के लिए इससे बेहतरीन और कुछ हो ही नहीं सकता है दोस्तों। तो निश्चित रूप से इसको पूरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा देखिए, और अगर कोई दिक्कत होती हो तो मैं यहाँ किस लिए हूँ, आपके लिए हूँ कि आप कोई कठिनाई होगी तो आप हमें कमेंट के माध्यम से निश्चित रूप से बताइए, और आप हमें जब बताएंगे तो हम आपकी समस्या का समाधान भी करेंगे। ये जो हम लोग नंबर सिस्टम शुरू किए थे, ये नंबर सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर है, ये नंबर सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर है। फिर इसका सेकेंड लेक्चर, फिर थर्ड लेक्चर, फिर लेक्चर का मतलब क्या होगा कि सेकेंड लेक्चर में कुछ और चीज होगा, थर्ड लेक्चर में और चीज होगा, जैसे कि अभी विभाज्यता का नियम बचा हुआ है वो सारा चीज बताएंगे, और उसके बाद फिर क्वेश्चन वगैरह भी, क्वेश्चन पर आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन बताएंगे, फिर आपको ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। जितना भी रेलवे में हो गया, जो बीपीएससी अभी टीचर वाला हुआ है उसका जो हो गया क्वेश्चन, उसके बाद एसएससी का क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चनों का हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तो तब तक के लिए राम सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।